एक पांचवी फेल आदमी होता है और आज की कहानी उसी की है। उसका उम्र धीरे धीरे बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते वो थोड़ा सा शातिर दिमाग का होता है। और शातिर दिमाग होने के साथ साथ उसके अंदर जो कुछ इतना काफ़ी क्रिमिनल माइंड का होता है वो कि उसको घर के लोग भी पसंद नहीं करते हैं, गांव के लोग भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन उसके पास उसका जो माइंड होता है इतना क्रिमिनल होता है कि अच्छे अच्छे लोग जो है उसके दिमाग को पारने के लिए कम पड़ जाते हैं। धीरे धीरे इसकी उम्र बढ़ती होती है और बढ़ते बढ़ते ये लोगों से चर्चा करता है कि मेरी शादी नहीं हो रही है तो मुझे क्या करना चाहिए, और शादी जो है अच्छी लड़की होना चाहिए और लड़की पढ़ी लिखी होना चाहिए। भले ही ये अपना पांचवी फेल है लेकिन इसको अच्छी लड़की की तलाश होती है और शादी करने के लिए कहीं ना कहीं ये काफ़ी परेशान होता है। तो अब ये कुछ लोगों से बातचीत जब करता है अपने यार दोस्त से या और किसी लोगों से, तो कोई भी आदमी इसको सलाह देते हैं कि आजकल तो अच्छी अच्छी शादियाँ शादी.com पर मिल जाती है और उसमें आप अपना एक अच्छा सा प्रोफाइल बना के डाल दो और उसके ज़रिए आजकल बहुत सारे लोगों की शादी हो जाती है और फटाफट हो जाती है और एक नहीं हजारों हजार रिश्ते तुम्हारे पास आ जाएंगे। तो फिर ये आदमी क्या काम करता है कि एक अपना अच्छा सा प्रोफाइल बनवाता है और प्रोफाइल बनवाने के बाद में ये शादी.com में दे देता है। और शादी.com में जब ये देता है तो ये अपने को उसमें बहुत बढ़ा चढ़ा के प्रोफाइल बनवाता है कि मैं कॉन्ट्रैक्टिंग करता हूँ, मेरे पास बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं और काफ़ी पढ़ा लिखा हूँ, मतलब इस टाइप से ये कुछ फाल्स करके बना देता है। और बनाने के बाद में जब ये साइट पे जाता है तो इसके पास बहुत सारे लोगों का रिश्ता भी आता है और ये उसमें से लोगों के साथ बात भी करता है और वो अपना प्रोफाइल भी चेक करते रहता है कि किसका फ़ोन आया, कौन देख रहा है, कौन पूछ रहा है, कौन क्या समझ रहा है। तो ऐसे होते होते एक दिन का इत्तेफाक है। अब एक एसडीएम इसके प्रोफाइल को चेक करती हैं। अब एसडीएम साहिबा जो होती है कहीं ना कहीं इनकी उम्र भी काफ़ी हो जाती है और ये अपने घर में पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ होती हैं, छत्तीसगढ़ की रहने वाली होती हैं। और पहले इनका जो है नायब तहसीलदार में पोस्टिंग होता है, उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने अपना जो है पढ़ाई जारी रखा और इनका प्रमोशन भी होता गया और इसके बाद भी 2020 में ये एसडीएम बन जाती हैं। तो इनका भी उम्र बढ़ने लगता है। पहले तो इन्होंने ये सोचा था कि मैं अपनी शादी वगैरह नहीं करूँगी क्योंकि मुझे शादी ब्याह करने का कोई शौक़ नहीं है। लेकिन जब इनकी धीरे धीरे उम्र बढ़ती है तो इनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे अब अपना एक जीवन साथी चुन लेना चाहिए। और इसी दरमियान ये जो प्रोफाइल होता है एसडीएम साहब के पास पहुंच जाता है और एसडीएम साहिबा जो है इनको कॉल करती हैं। और जब इस आदमी के पास वो कॉल करती हैं जो पांचवी फेल होता है और दरअसल ये कंडक्टर का काम करता है, इसके बाद जब ये प्रोफाइल पहुंचता है एसडीएम साहब उसको कॉल करती हैं और कॉल करके जो है इसके साथ बात करती हैं और बात करते करते दोनों लोगों का आपस में प्रेम बढ़ जाता है और प्रेम बढ़ते बढ़ते इन लोगों का जो है शादी फिक्स हो जाता है। और शादी फिक्स होने के बाद दोनों आदमी का शादी भी शादी हो जाता है। और शादी होने के बाद ये दोनों कभी ये नहीं सोचे थे कि हमारे ज़िंदगी में कुछ इस तरह से उथल पुथल होने वाली है जिसके कारण से सारी ज़िंदगी तबाह होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं जगदीश गुप्ता। न्यूज़ सच तक की एपिसोड में मैं फिर से हाजिर हूं क्राइम की एक सच्ची स्टोरी को लेके। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कहानी शुरू करूं आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी दर्शक हमारे इस चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो इससे हम लोगों को काफ़ी हिम्मत मिलती है और मनोबल बढ़ता है। चले कहानी को अब स्टार्ट करते हैं। तो दरअसल ये कहानी जो आज की हम सुनाने जा रहे हैं ये सच्ची कहानी है। मध्य प्रदेश का एक ज़िला है डिंडोरी और वहीं का एक कस्बा लगता है शाहपुरा। और वहीं शाहपुरा की बात कर रहा हूँ
28 जनवरी 2024 के दोपहर को 2 बजे के आसपास इस एसडीएम साहब के पति जैसे ही उस बंगले में प्रवेश करते हैं और वह बार बार अपने पत्नी को आवाज़ लगा रहे थे, और उनके पत्नी का नाम निशा नापित शर्मा होता है, और वो बार बार निशा निशा करके आवाज़ लगा रहे थे, लेकिन वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिल पा रहा था। तब वो बेडरूम में जा कर के देखते हैं तो एसडीएम साहब अचेत मुंह गिरी पड़ी हैं। उसके बाद वो तुरंत उनको देखते हैं और देखने के बाद जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, चीखने लगते हैं, और तुरंत वो जो है ड्राइवर को फ़ोन करने लगते हैं कि ड्राइवर को तुरंत वहाँ से फ़ोन करके अर्जेंट में बुलाते हैं, और बुलाने के बाद वो जो है तुरंत उनको मेडिकल लेने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर ये लोग उनको लेकर के पास के एक मेडिकल में जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब ये यहाँ की एसडीएम है और इनको कुछ प्रॉब्लम हो गया है, इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, आप इनको थोड़ा सा चेक कीजिए और इनका इलाज पानी शुरू कीजिए। अब डॉक्टर जब इनको चेक करते हैं, देखते हैं, तो देखने के बाद डॉक्टर एक बार आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और आश्चर्यचकित इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये जो मैडम होती हैं, कहीं ना कहीं इनका जो मौत हो जाता है लगभग 5-7 घंटा पहले इनकी मौत हो जाती है। और 5-7 घंटा मौत के पहले, क्योंकि जो डॉक्टर होते हैं वो लोग तो समझ ही जाते हैं कि भाई ये मौत कितना देर पहले से हुआ है। अब जब 5-7 घंटे पहले की मौत का कोई भी पेशेंट बनकर हॉस्पिटल में पहुंचता है तो स्वाभाविक बात है डॉक्टर लोगों का दिमाग काम नहीं करेगा। फिर डॉक्टर लोग आपस में, जो डॉक्टर की टीम होती है वो आपस में बैठते हैं और थोड़ा बातचीत करने लगते हैं, और बातचीत भी करने इसलिए भी लगते हैं क्योंकि ये कोई छोटा मोटा केस तो था नहीं। मैडम साहिबा जो थी ये तो वहाँ की एसडीएम थी, और हाई प्रोफाइल मामला होने के नाते से डॉक्टर लोग आपस में बैठकर विचार विमर्श करते हैं, और करने के बाद में ये कहते हैं कि इनकी जो मौत है वो लगभग 5-7 घंटा पहले हुई है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर के दिमाग में एक बात आता है कि 5-7 घंटे पहले का मौत का आदमी को हॉस्पिटल में लेकर कैसे कोई आ सकता है। तो उनको कहीं ना कहीं अपने आप को ये बात दिमाग में बैठ नहीं रहा था, और काफ़ी परेशान लग रहे थे, और उनको ये लग रहा था कि हो क्यों ना हो एसडीएम साहिबा के साथ कुछ गलत जरूर हुआ है। तो वो तुरंत इनके हस्बैंड से पूछताछ करते हैं, और पूछते हैं और कहते हैं कि अच्छा ये बताओ ये सारा मामला कैसे कैसे हुआ है। तो इनके हस्बैंड कहते हैं कि देखिए मैं तो बाहर चला गया था और संडे का दिन था, मैडम साहिबा घर पे ही थी, और कुछ फरियादी भी आए थे, तो संडे के कारण इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये लोग बाहर चले गए फरियादी जो आए थे, और मैं भी बाहर चला गया था, और इनका कुछ डाइजेशन ठीक नहीं था, और इनको अमरूद जो है खाने में नुकसान करता था, और ये उपास भी थी, और मैंने इनको मना किया था कि अमरूद मत खाना, लेकिन मैडम साहिबा जो है अमरूद को खा लिए थे, और इसके वजह से भी इनकी कुछ तबीयत खराब हो गई थी। और इसके आगे जब मैं बाहर चला गया मुझे पता नहीं, और जब मैं बाहर से वहाँ से लौटा 4-6 घंटा के पहले, तो मैं देखा कि मैडम साहिबा अचेत मुंह को पड़ी हैं, तो तुरंत मैंने इसको आनंद फानंद में इनको मेडिकल लेकर आया। अब जब इतनी बात डॉक्टर को बताते हैं इनके हस्बैंड, तो डॉक्टर तुरंत जो है, डॉक्टर को कुछ शक हो जाता है कि इनके साथ कुछ गलत हुआ है, और वो तुरंत वहाँ के जो एडिशनल एसपी होते हैं उनको फ़ोन करते हैं, और फ़ोन करने के बाद ये सारी बातें उनको बता दी जाती है। अब जब वहाँ पर ही एडिशनल एसपी पहुँचते हैं पूरी टीम के साथ, तो कहीं ना कहीं ये मामला हाई प्रोफाइल होता है, और इस मामले में कोई भी अधिकारी बहुत ही बारीकी से जांच करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि ये मामला एसडीएम का था। तो लिहाजा जितनी भी जांच थी बहुत बारीकी से शुरू की जाती है, और बहुत सिस्टम से की जाती है, ताकि कहीं से कोई गुंजाइश ना हो।
फिर से ये बात वही पूछते हैं कि भाई कैसे कैसे हुआ। एसपी साहब भी इनसे यही बात पूछते हैं, इनके हस्बैंड से। तो ये कहते हैं कि सर हम घर से बाहर चले गए थे, संडे का दिन था, और मैडम जो है उनका कुछ तबीयत पहले से ही खराब था और इसके वजह से उन्होंने अमरूद खा लिया था। और इसके बाद फिर क्या हुआ मुझे पता नहीं। जब मैं घर में आया तो वहाँ कोई था नहीं और इनको मैंने ज़ोर से आवाज़ दिया, ये नहीं उठी। और उसके बाद फिर आनंद फानन में हॉस्पिटल लेके आए और हॉस्पिटल लाने के बाद में यहाँ पर डॉक्टर साहब देखे और ऐसी ऐसी बात बता रहे हैं। तो एसपी साहब तुरंत वहाँ से रेडी होते हैं अपनी पूरी टीम को लेकर के और ये एसडीएम साहब के बंगले में पहुँच जाते हैं। अब जब उनके ये बंगले में पहुँचते हैं तो वहाँ पर पूरे घर को छान मारते हैं, क्योंकि जब कोई भी इस तरह का मामला होता है तो पूरे घर की तलाशी ली जाती है। अब जब ये लोग घर में जाते हैं पूरी टीम के साथ, जब ये तलाशी लिया जाता है वहाँ पे, तो तलाशी लेने के बाद में वहीं साइड में एक वॉशिंग मशीन रहता है। अब उस वॉशिंग मशीन में जब पुलिस वालों की नज़र पड़ती है तो वहाँ पे देखते हैं कि वॉशिंग मशीन में एक बेडशीट और एक तकिया का खोल, वहाँ वॉशिंग मशीन में दो ही चीज़ पड़ा हुआ है। अब कहते हैं ना कि क्रिमिनल कितना भी माइंड क्यों ना लगा ले, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपना कुछ ना कुछ सुराग छोड़ देता है। और ठीक इसी प्रकार से अब वहाँ पर जब वो देखते हैं ये जो इनका वॉशिंग मशीन होता है, अब वॉशिंग मशीन के अंदर का जो तकिया और जो इनका बेडशीट होता है, तो इसकी जांच की जाती है और पूछने लगते हैं कि ये बताओ कि लास्ट टाइम में वॉशिंग मशीन को किसने चालू किया था और किसने इसको साफ़ किया था। इसके बाद फिर वहाँ की जो नौकरानी होती है, वहाँ के जो नौकर होता है और उनके जो हस्बैंड होते हैं, ये सारे लोग ही इसमें किसी ने भी इसकी कोई अच्छी तरह से जवाब नहीं दे पा रहा था कि आखिर ये बेडशीट और जो तकिया का कवर है ये किसने साफ किया। बहरहाल अब हम थोड़ा सा इनके बारे में भी जानकारी लेते हैं। अब ये जो मनीष शर्मा होता है, एसडीएम का जो हस्बैंड होता है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो है क्रिमिनल माइंड होने के साथ साथ एक तो ये पढ़ा लिखा नहीं होता है और घर के लोग भी इसे पसंद नहीं आते हैं। और इसमें ये भी पता चलता है कि यहाँ तक जब ये अपना घर द्वार छोड़ करके बाहर चला गया था तो 4-6 साल बाहर रहने के बाद ये अपने गांव में आता है और एक लड़की से इसने शादी किया था। और शादी करने के बाद जब ये घर में पहुंचता है तो ये अपने माता पिता से आशीर्वाद भी लेता है और घर वाले भी कहीं ना कहीं इसके खुश होते हैं और सोचते हैं कि चलो अगर लड़का बिगड़ा था तो कम से कम अब कुछ सही हो गया है और शादी वादी हो गया है तो अब ये ठीक ठाक से रहेगा। और इसको घर में जगह भी दे देते हैं। ये ज़्यादा नहीं, बस 4-6 महीना ही करीब उस अपने बीबी के साथ में रहता है और 4-6 महीने के अंदर ही उसका तलाक हो जाता है और ये उसको छोड़ देता है। और छोड़ने के बाद ये फिर से चला जाता है, तो कहीं पे कंट्रेक्टरी करता है, तो कहीं पे टोल प्लाजा पे पैसा वगैरह अब वसूलता है। इसके पास और कोई काम नहीं थी, बस यही काम ये करता रहता है। और करने के बाद में जब इसके दिमाग में ये बात आता है कि मुझे अब शादी करना चाहिए और स्टैंडर्ड अच्छी शादी करना चाहिए, तब जा कर के ये जो है अपना एक प्रोफाइल बनवाता है और शादी.com में डाल देता है। यहाँ तक इसमें पता चलता है कि ये इसके पिताजी का जब डेथ हो गया था तब भी ये घर पे नहीं आया। और इसके बाद फिर इसके एक भाई होते हैं बड़े, उनका भी डेथ हो जाता है, तब पर भी ये घर नहीं आता है। लेकिन इसके साथ साथ इसकी जो बैकग्राउंड होता है, इसकी जो ज़िंदगी होती है, ये काफ़ी बेकार तरीके से ये अपनी ज़िंदगी को जिया करता था। लेकिन अब चूँकि जब ये अपना प्रोफाइल
अच्छा खासा बनवा करके और बहुत बड़े पैमाने पे और बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा और काफ़ी बिजनेस वगैरह सारी चीज़ वो दिखाकर जब वो प्रोफाइल बनवाता है तो कहीं ना कहीं इसके बातों में एसडीएम साहब आ जाती हैं। और एसडीएम साहब ने कहा भी था, उनकी एक बहन लेक्चर होती हैं और उनसे इन्होंने कहा भी था कि हमारी एक बातचीत चल रही है और एक बिजनेसमैन है और काफ़ी पढ़े लिखे हैं और उनके साथ मेरी बातचीत हो रही है और हमने उनको शादी.com पर देखा है और ऐसा लगता है कि हम उनके साथ अब शादी करने वाले हैं। लेकिन ये बात उन्होंने अपने बहन से छुपाई थी और मैडम भी जो है इसके साथ शादी वगैरह कर चुकी थी। लेकिन जब बाद में मैडम को ये बात पता चलता है कि ये आदमी तो कुछ नहीं है, ना पढ़ा लिखा है, ना इसका कोई बिजनेस है और ना ही इसके पास कुछ भी योग्यता है। शादी होने के बाद जब मैडम को ये सारी बातें पता चल जाता है तो कहीं ना कहीं उनको बहुत पछतावा होता है और वो सोचने लगती हैं कि हमसे तो बहुत बड़ा भूल हो गया कि जो मैं इसके साथ शादी किया। लेकिन कहीं ना कहीं मैडम की भी उम्र 51-52 साल की हो जाती है एसडीएम साहब की, और इसकी जो उम्र होती है वो करीब 45-46 साल के आसपास रहती है। शादी होने के बाद जब मैडम से शादी ये करता है तो 1 साल 2 साल ये थोड़ा ठीक रहता है। इसके बाद इसके पास जब कुछ भी नहीं होता है तो मैडम भी इसके लिए करीब 5 लाख रुपए का लोन भी निकलवा देती हैं और सोचती है कि चलो अब तो जो होना था हो गया है, अब ये अपने आराम से बिजनेस वगैरह करेंगे और एक साथ जिंदगी जिएंगे, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके पास नहीं भी कुछ है तब भी हम एक ऑफिसर हैं तो उसको हम अपने हिसाब से मैनेज करके चलेंगे। लेकिन इसकी जो नज़र थी ये मैडम के पैसे पे थी और मैडम का जो बैंक बैलेंस था, ये सारी चीज़ों पे इसकी नज़र थी। और कहीं ना कहीं ये दारू वगैरह पी करके मैडम को आए दिन मारा पीटा करता था और एक जिद भी करता रहता था कि मुझे जो वारिस कहते हैं, जो भी आदमी अपना नॉमिनी होता है किसी भी चीज़ का बैंक में या और जहाँ भी, तो ये मैडम को दबाव डालता था कि आप मुझे अपना नॉमिनी कर दीजिए। लेकिन मैडम समझ चुकी थी ये बात कि इसको नॉमिनी करने लायक नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने बहन को नॉमिनी कर दिया था और उनके बहन का एक लड़का था उसके नाम से भी ये जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कर दिए थे ताकि इनको भविष्य में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो उसके वारिस जो है इनकी बहन और उनकी बहन का लड़का बन जाए। और इसी बात को लेकर के इसको बहुत टेंशन था जो मनीष शर्मा होता है, और इसके वजह से इसने एक ऐसी प्लान बनाई और प्लान में आगे आपको हम बता रहे हैं कि अब जब ये देखते हैं बेडशीट और तकिया का जो खोल होता है उसको जांच करने के लिए पुलिस कोशिश करती है पूरी, तो उसमें ये समझ में नहीं आता है कि सारे कपड़े तो इधर उधर पड़े हैं, कहीं से कोई सामान इधर उधर नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा रीजन क्या है कि सिर्फ तकिया और बेडशीट ही 2 आइटम उसके अंदर पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं मनीष शर्मा को पुलिस काफ़ी पूछताछ करती है और पूछताछ करने के टाइम ये पूछती है कि आखिर ये 2 चीज़ यहाँ पे कहाँ से आया। तो ये पहले इधर उधर की बहुत सारी बातें करता है, लेकिन जब इनका प्रेशर पड़ता है पुलिस का तो ये कहीं ना कहीं सच्चाई कबूल कर देता है और ये कहता है कि साहब वो जो तकिया होता है उस तकिया को लेकर के एसडीएम साहिबा का गला इसने दबा दिया और गला दबाने के वजह से उनके नाक से तुरंत खून निकलता है और खून निकलने के बाद एसडीएम साहब वहीं पे तुरंत उनका दम निकल जाता है। और जब खून निकलता है और जो तकिया का खोल होता है, इस दोनों को इस वारदात को, इस घटना को छुपाने के लिए, इस हत्या को छुपाने के लिए उसने वॉशिंग मशीन का सहारा लिया और वॉशिंग मशीन में ले जाकर के दोनों कपड़े को डाल दिया
और डालने के बाद में उसको निकाला नहीं। अगर निकाल ले जाता तो शायद ये मामला कुछ और होता, लेकिन कहते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। सच्चाई जो भी हो, चाहे कितना भी शातिर दिमाग का अपराधी क्यों ना हो, लेकिन पुलिस के कानून और उनके जो तरीके होते हैं केस को छानबीन करने का, तो कहीं ना कहीं अपराधी अपना कुछ ना कुछ एक शनाख्त जरूर छोड़ जाता है। और वही जो अंदर में तकिया का खोल और एक बेडशीट पड़ा था वॉशिंग मशीन के अंदर, उसी के वजह से मनीष शर्मा पकड़ में आ गया और उसको सही जगह पे वो पहुंच गया। अब पुलिस का कहना है कि सारी चीज़ों को जांच पड़ताल करने के बाद में जल्द से जल्द इसको गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेज दिया जाएगा। और इस तरह की घटनाएं कहीं ना हो, आप लोगों से एक मेरा गुजारिश भी है कि जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे मेरा एक गुजारिश है कि आप लोग कभी भी, इंटरनेट का ज़माना है, ऑनलाइन का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई भी इंसान जब तक किसी के बारे में 100% वेरीफाई ना कर ले, तब तक इस तरह का डिसाइड नहीं करना चाहिए और इस कहानी से एक सीख लेना चाहिए। तो आज के इस कहानी में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।